रिबॉर्न इन मिस्टीरियस नॉवल एपिसोड 8। मिष्टी जब विवान से बात कर रही थी तभी अचानक साइड से एक कार पीछे की दो बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को ओवरटेक करके आ गई और वो जिस कार में बैठी थी उस कार को टक्कर मार दी। उसी पल उस पूरे एरिया में अचानक सभी के फोन का नेटवर्क गायब हो गया। उन अटैकर्स ने वहां नेटवर्क जामा एक्टिव कर दिए थे। इसी वजह से विवान को कॉल में मिष्टी की चीख सुनाई दी। उसके तुरंत बाद कॉल कट हो गया था। बॉडीगार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने चारों तरफ बॉडीगार्ड की कार से मिष्टी की कार को घेर लिया और उसे चालू कार से साइड की झाड़ियों की तरफ कूदने का मौका दे दिया। मैम, आप यहां से साइड में जंप कर दीजिए। साइड ने झाड़ी और मिट्टी होने की वजह से आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। ड्राइवर ने कार को स्टेडी रखा था ताकि दुश्मन के निशाने से बच पाए। ठीक है। मिष्टी पहले तो कार से कूदना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी वजह से बाकी लोगों को डिफेंस और अटैक दोनों करना पड़ रहा है तो उससे कूदने का डिसाइड किया। मिष्टी के जंप करते ही बाकी कार ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि शेडो गार्ड्स आगे मिष्टी को संभाल लेंगे। मिष्टी के गलती से झाड़ियों में पत्थर की तरफ गिरी, जिस वजह से उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी और हाथ पैर पर पत्थरों की वजह से खरोंचे आए। शेडो गार्ड्स के वहां पहुंचने से पहले ही वहां एक कार रुकी और उसमें से एक लड़की निकली। उसने मिष्टी को जल्दी से कार में बिठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई। शेडो गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे ही हॉस्पिटल आ गए थे और यहां आकर उन्होंने सबसे पहले विवान को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल अनरीचेबल होने की वजह से उन्होंने सेम को कॉल किया। मिष्टी उस डॉक्टर की तरफ पप्पी आइज करके देख रही थी, लेकिन वो डॉक्टर सिर्फ उसकी रिपोर्ट देखने में बिजी थी। उसने एक नज़र पलटकर मिष्टी को नहीं देखा। प्लीज मान जाइए, मिष्टी ने और भी ज्यादा क्यूटनेस ऐड करते हुए कहा। नो मीन्स नो, पहले ही तुमने मुझसे झूठ बोला था और अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, उस डॉक्टर ने मिष्टी को हल्का सा डांटते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए कीटन को डांटने की? विवान की गहरी और सख्त आवाज सुनाई दी। प्रणव से पूरी बात जानने के बाद चारों मिष्टी के रूम में आ रहे थे। तभी उन्होंने उस डॉक्टर को मिष्टी को डांटते सुना। एंजल को कुछ मत कहिए, मिष्टी ने विवान को घूरते हुए कहा। लगता है घर में सभी पागल है, उस डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और मिष्टी के चार्ट में कुछ ऐड किया। नहीं, सिर्फ यही डिफॉल्ट पीस है, लेकिन मेरे भाई सुपर कूल है, मिष्टी ने उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए कहा। दूसरी तरफ विवान अपनी आंखें छोटी करके मिष्टी को घूर रहा था। एक तो वो उसे इग्नोर कर रही थी और ऊपर से वो एक अनजान लड़की को वो डिफॉल्ट पीस है कह रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की, यहाँ ये दोनों लड़कियां उसकी बुराई कर रही है। प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? आदित्य ने जल्दी से मिष्टी के पास आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने बाद उसका हाथ पकड़कर पूछा। मिष्टी ने सिर हिलाते हुए, हाँ भैयू, तो आप इसके भाई हो? उस डॉक्टर ने आदित्य की तरफ घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं एंजल, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी, ये तो मेरे भैयू है, मैं तो अपने भाई की बात कर रही थी। मिष्टी ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। प्रिंसेस, क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी? निशीथ के अंदर आकर आदित्य के पास खड़ा हो गया। उसके अंदर की चाची जाग गई थी। निशी ब्रो, मैंने इनसे कहा कि ये मेरी भाभी बन जाए, मिष्टी ने खुशी होकर बताया। क्या? सेम और निशीथ ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, एंजल और भाई की जोड़ी परफेक्ट रहेगी। मिष्टी को लगा उन्हें भी पूरी बात समझ नहीं आई तो उसने क्लियरली बताते हुए कहा। मिष्टी की ये बात सुनते ही चारों चौंक गए। उन कुछ पल समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। तुम इसकी शादी भाई से कराना चाहती हो? आखिर में युवान ने पहले होश में आते हुए एक नज़र उस लड़की को देखा। बिल्कुल प्रिंसेस, एंजल और भाई की जोड़ी ओसम रहेगी। सेम ने उस लड़की की तरफ देखा और उसे भी वो काफी अच्छी लगी, इसलिए उसने विवान के सवाल को इग्नोर कर दिया और मिष्टी को हाई फाई करने के लिए हाथ ऊपर किया। वो काफी एक्साइटेड था। जस्ट शट अप, विवान और उस लड़की ने ऑलमोस्ट एक साथ कहा, जिसे तीनों उन दोनों की तरफ बारी बारी देखने लगे। वो लड़की अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और वो कमरे से बाहर जाने के लिए जाने लगी। विवान मिष्टी के बेड के करीब पहुंच गया था और बाकी तीनों भी उसके बेड को घेर कर खड़े थे। तभी गेट के खुलने की आवाज सुनाई दी। सबका ध्यान गेट की तरफ चला गया। वो लड़की गेट पर खड़े इंसान को देखकर शॉक हो गई, जबकि गेट पर खड़ा इंसान भी उस लड़की को देखकर दो पल के लिए खोसा गया था। लेकिन मिष्टी की आवाज सुनकर दोनों होश में आ गए। भाई, आदर्श ने होश में आते ही तुरंत अपने एक्सप्रेशन सॉफ्ट कर दिए,
जो उस लड़की को देखकर सख्त हो गए थे। प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? आदर्श ने उसके बेड के पास आकर वैसे ही चेक किया जैसे आदित्य ने किया था। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी सिर्फ एंजल की वजह से, मिष्टी ने चहकते हुए कहा। एंजल कौन है प्रिंसेस? तुम मुझे उससे मिलवाओ ताकि मैं उसे थैंक यू कह पाऊं कि उसने हमारी जान को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। आदर्श ने थोड़ा इमोशनल होते हुए मिष्टी के सिर पर हाथ फेरा। सच में भाई? मिष्टी ने टिमटिमाती आंखों से आदर्श की तरफ देखा, जबकि पीछे से आदित्य नामे सिर हिला रहा था। आदर्श ने उसे नामे सिर हिलाते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करते हुए, बिल्कुल प्रिंसेस। एंजल, यहां आओ। मिष्टी ने उस लड़की को आवाज दी, तो सबकी नजर उस पर चली गई, जबकि वो लड़की तो एक जगह खड़ी थी, जैसे किसी शोक में चली गई हो। मिष्टी आदर्श की लाइफ में खुशियां लाना चाहती थी। उसने नोवेल में पढ़ा था कि पहले समायरा से एंगेजमेंट और फिर दिया से शादी, दोनों में ही उसकी कोई मर्जी नहीं थी। नोवेल में अभी ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि आदर्श की शादी अचानक दिया से कैसे हो गई, या फिर दिया ने ऐसी कौन सी चाल चली जिसकी वजह से उसकी शादी आदर्श से हो गई। लेकिन इस बार मिष्टी ने पहले ही ठान लिया था कि इस बार वो आदर्श की लाइफ में ना ही दिया को आने देगी और ना ही समायरा को। भाई, आपको पता है, जब मैंने गाड़ी से जंप किया तो गलती से पत्थर मेरे सिर पर लग गया, जिस वजह से मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे और मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी एंजल किसी फरिश्ते की तरह आई और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई। उसने मेरा ट्रीटमेंट भी किया। वो बहुत 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 अच्छी है और मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मुझे उसे अपनी भाभी बनाना है, मिष्टी ने एक्साइटेड होकर कहा। मिष्टी जब उस लड़की को देखा तभी उसे लग रहा था कि उसने उस लड़की को कहीं देखा है। हॉस्पिटल आकर उसे याद आया कि उसने एक बार उस लड़की की फोटो आदर्श के फोन में देखी थी, और जब उसने आदर्श से इस बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया था। पहले की मिष्टी को उस टाइम सिर्फ अपनी लव लाइफ में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस मिष्टी को सबकी लाइफ में खुशियां चाहिए थी। तो जब वो डॉक्टर मिष्टी को घाव को हैंडल कर रही थी, तभी उसने उसे अपनी भाभी बनने की बात कह दी थी। वहां पर हॉस्पिटल के और भी नर्स स्टाफ थी, जिस वजह से उसे काफी एम्ब्रेसमेंट फील हुआ था। आई लीव नाउ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिष्टी के भाभी बनने कहने से उसे एम्ब्रेसमेंट हो रही थी, लेकिन ये जानने के बाद कि उसका भाई आदर्श है, उस लड़की के लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गई। प्रिंसेस, ऐसे किसी से भी कुछ भी नहीं कहते। आदर्श ने उस लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। पर भाई, मुझे एंजल ही भाभी के तौर पर चाहिए। मिष्टी ने मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ देखा। उसे थोड़े से ही टाइम में वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। प्रिंसेस, वैसे भाभी का नाम एंजल ही है। सेम ने एक्साइट होकर बेड पर मिष्टी के पास बैठ गया। उसे पता था कि अगर मिष्टी ने ठान लिया था तो यही लड़की उसकी भाभी बनेगी। ओह नो, मिष्टी सर पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाए। मिष्टी के इस तरह चिल्लाने से पांचों जल्दी से उसके पास चले गए। कीटन, क्या हुआ? प्रिंसेस, आपको सिर में दर्द हो रहा है? प्रिंसेस, आर यू ओके? डॉक्टर को बुलाते हैं। प्रिंसेस, काम डाउन। पांचों ने एक साथ रिएक्ट किया। उन्हें लगा मिष्टी को सिर में दर्द हो रहा हुआ, इसलिए वो लोग थोड़ा सा डर गए थे। अरे, मैं तो एंजल से उनका नाम पूछना ही भूल गई। मिष्टी ने बड़ी मासूमियत से सबकी तरफ देखा, जिससे सबका दिल पिघल गया और उन्होंने चैन की सांस ली। कोई बात नहीं बच्चे, ये हॉस्पिटल वैसे भी आदर्श भाई का है। तुम्हें तो बस उन्हें ऑर्डर करना है कि एंजल ही तुम्हें अपनी भाभी के तौर पर चाहिए, नहीं तो तुम उनसे बात नहीं करोगी, निशीथ ने अपना खुराफाती आइडिया देते हुए कहा। निशीथ अपनी फ्लो में बोलता तो गया, लेकिन बाद में याद आया कि आदर्श वही खड़ा है, इसलिए एक फेक स्माइल करते हुए आदर्श की तरफ देखा, जो उसको हो घूर रहा था। मैं आई मीन डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। निशीथ अपने साथ सेम को भी लेते हुए रूम से लेकर बाहर आ गया। सेम जाना नहीं चाहता था, लेकिन निशीथ के जबरदस्ती लाने पर, क्या है, मुझे अभी भाभी के बारे में प्रिंसेस बात करनी थी। डफर, उन तीनों खड़ूसों के होते हुए तुझे लगता है तो कुछ और सकता है, इसलिए पहले हम भाभी के बारे में सारी डिटेल निकालते हैं और प्रिंसेस को बताते हैं, बात का वो संभाल लेगी। निशीथ ने फिर मेन बात पर आते हुए, तुम हॉस्पिटल में उनके बारे में पता लगाओ, मैं भाभी के घर परिवार के बारे में जान लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर तो भाई कभी प्रिंसेस की बात नहीं टाल पाएंगे। सेम ने जब निशीथ को अपने पीछे देखते देखा तो वो भी पीछे मुड़ा, जहां विवान हाथ बांधे खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था।
वो निशीथ ने कोई आइडिया सोचते हुए कहने की ट्राई की, लेकिन विवान ने उसे बीच में रोक दिया। पता लगाओ, क्या वो डॉक्टर और भाई एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मतलब? निशीथ ने चौंकते हुए पूछा। हम दोनों का रिएक्शन जब एक दूसरे को देखा तो काफी अलग था। आदित्य जो विवान के पीछे पीछे बाहर आ गया था। विवान और आदित्य ने आदर्श के वो पल भर के लिए बदले एक्सप्रेशन देखे थे। उसने निशीथ और सेम की तरफ देखते हुए आगे कहा, मुझे आधे घंटे में उस लड़की की सारी डिटेल चाहिए। निशीथ और सेम के जाने के बाद विवान और आदित्य वहां कॉरिडोर की बालकनी की तरफ चले गए। क्या सोच रहा है? आदित्य ने कॉरिडोर में पहुंचकर पूछा। कीटन के एक्सीडेंट के टाइम उस लड़की का वहां पहुंचना इत्तेफाक था, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये उसकी कोई साजिश हुए तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान आजू बाजू देख रहा था, तभी उसकी नजर नीचे हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर अटक गई। आदित्य ने विवान को अटकते देख उसकी तरफ देखा और उसे एक जगह देखते देखकर अपनी नजर भी उस दिशा में घुमा दी। वहां देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गई। वहां एंट्रेंस के पास गार्डन में माया जी, दिया और सुमेर बैठे थे। मुझे लगता है इन सब में इनका कुछ हाथ हो सकता है। आदित्य ने उन्हें बार बार गेट की तरफ देखते और आती हर एम्बुलेंस के अंदर झांकने की कोशिश करते देख अपनी हाथ की मुट्ठी कस दी। निशीथ और सेम के जाने के बाद विवान और आदित्य वहां कॉरिडोर की बालकनी की तरफ चले गए। क्या सोच रहा है? आदित्य ने कॉरिडोर में पहुंचकर पूछा। कीटन के एक्सीडेंट के टाइम उस लड़की का वहां पहुंचना इत्तेफाक था, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये उसकी कोई साजिश हुए तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान आजू बाजू देख रहा था, तभी उसकी नजर नीचे हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर अटक गई। आदित्य ने विवान को अटकते देख उसकी तरफ देखा और उसे एक जगह देखते देखकर अपनी नजर भी उस दिशा में घुमा दी। वहां देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गई। वहां एंट्रेंस के पास गार्डन में माया जी, दिया और सुमेर बैठे थे। विवान लंच लेकर मिष्टी के रूम में आया, तब बैठे बैठे फोन में कुछ कर रही थी। अब तक आदर्श और आदित्य हॉस्पिटल में थे। विवान एक मीटिंग अटेंड करने गया था और आते हुए मिष्टी के लिए लंच लेकर आया था। मिष्टी ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा, लेकिन विवान को देखकर उसे इग्नोर कर वापस फोन में देखने लगी और मन ही मन उसे कोसने लगी। हो, सुबह से एक भी बार पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ, फिर बिना बताए गायब हो गए और अब जाकर आए हैं। मैं बात ही नहीं करने वाली। तारानकन अपना मुंह बिगाड़ते हुए वो मन ही मन उसे कोस रही थी। मेरे बारे में क्या भला बुरा बोल रही हो? विवान ने मिष्टी को अजीब मुंह बनाते देख पूछा और खाने का सामान वहां रखे टेबल पर रख दिया। खून है। मिष्टी ने दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए इस बार आवाज करते हुए मुंह बनाया। कीटन, क्या हुआ? विवान ने उसके लिए लाया दलिया एक बाउल में निकाला और उसके पास बेड पर बैठते हुए पूछा। ये हॉस्पिटल का फैमिली के लिए प्राइवेट फ्लो होने की वजह से यहाँ के बेड काफी बड़े और कंफर्टेबल थे। ये रूम किसी 5 स्टार होटल के रूम को टक्कर देता था। मिष्टी ने बिना कोई जवाब दिए फोन के गेम खेलना जारी रखा, जिससे विवान ने उसके हाथ से फोन छीनकर साइड में रख दिया। पहले खाना खा लो, बाद में फोन देखना। मिष्टी ने बिना कुछ कहे वापस अपना फोन लेने की कोशिश की, लेकिन विवान ने फोन को लेकर अपनी पेंट की जेब में रख दिया। पहले खाना खाकर दवाई ले लो, उसके बाद दे दूंगा। मिष्टी ने अपने दोनों हाथ बांधकर मुंह को दूसरी तरफ कर लिया। वो अपनी नाराजगी दिखा रही थी। विवान ने बाउल साइड में टेबल पर रखने के बाद मिष्टी के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। क्या हुआ, कीटन? नाराज हो? विवान ने अपनी आवाज में एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस रखते हुए पूछा। मिष्टी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। वो विवान के इस जेस्चर और इतनी सॉफ्ट वॉइस से पिघलने लगी थी। क्यों? विवान ने वापस से उतने ही प्यार से पूछा। उसको इस वक्त मिष्टी बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था वो उसके फूले हुए गालों को बाइट कर ले। आपने सुबह से मुझसे बात भी नहीं की और मुझे बिना बताए चले गए, फिर अब जाकर वापस आए, मिष्टी ने शिकायत करते हुए कहा। पता नहीं क्यों वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि विवान उसके पास रहे और उसे पेम्पर करे। तुम चाहती थी मैं तुम्हारे पास रहूं। विवान के फेस पर मिष्टी की शिकायत सुनकर एक स्माइल आ गई थी, लेकिन उसने मिष्टी के देखने से पहले वो स्माइल गायब कर दी। विवान का सवाल सुनकर मिष्टी चौंक गई और उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए, नहीं नहीं, वो मुझे लगा आप यही होंगे। उसने बहाना बनाते हुए यहां वहां देखने लगी। अब की बार विवान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर मिष्टी का गालों पर अपने हाथ रख उसका फेस अपनी तरफ किया। मिष्टी तो उसकी स्माइल देखकर उसमें खो सी गई।
विवान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेस पर स्माइल की वजह से किलर लुक था। मिष्टी को दिल हुआ कि वो उसकी तस्वीर अपने फोन में कैद कर ले। विवान ने मिष्टी को ऐसे खोया देखा तो उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। ये एहसास दोनों को पसंद था, जिसमें दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद विवान मिष्टी से थोड़ा दूर हुआ और टेबल से दलिया का बाउल ले लिया। उसमें से एक चम्मच लेकर उसे हल्के से फूंक मारते हुए चम्मच को मिष्टी की तरफ कर दिया। उस दलिया को देखकर मिष्टी का मुंह बन गया। मुझे नहीं खाना ऐसा फीका खाना। कीटन, सिर्फ आज के दिन खा लो, विवान ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। मिष्टी भी फिर उसकी बात मानते हुए दलिया खा लिया। खाने के बाद विवान ने मिष्टी को दवाई दी और कुछ पल उससे बातें करते हुए मिष्टी सो गई। शाम तक विवान हॉस्पिटल में रुका था। वो अपना ऑफिस का काम वहीं से कर रहा था। शाम को आदित्य, निशीत और सेम साथ में ही हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने क्या कहा? आदित्य आते ही मिष्टी के पास गया और उसके पास बैठते हुए विवान की तरफ देखा। अभी 7 बजे रिपोर्ट्स आने के बाद डिस्चार्ज दे देंगे, विवान ने लैपटॉप में अपना काम करते हुए कहा। प्रिंसेस, अभी तक घर पर किसी को भी आपके एक्सीडेंट के बारे के बताया नहीं है, तो अभी प्लीज डेट को घर जाकर हैंडल कर लेना। आदित्य सुबह ही घर पर इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन फिर गेट के पास माया जी और दिया का वो अजीब बिहेवियर देखकर उसने इन्फॉर्म नहीं किया, ताकि उन लोगों को मिष्टी के हॉस्पिटल में होने की खबर ना मिले और वो लोग मिष्टी को दोबारा अटैक ना कर पाए। भैयू, आप टेंशन मत लो, मैं डेट को समझा लूंगी, बस आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दो। मुझे ये जगह पसंद नहीं है। मिष्टी को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या पता चला? विवान ने फाइनली लैपटॉप साइड में रखते हुए निशीत और सेम की तरफ देखा। विवान का सवाल सुनकर निशीत और सेम जवाब देने में एक पल हिचकिचाए, फिर एक नज़र मिष्टी की तरफ देखते हुए वापस विवान की तरफ देखा। विवान भी उनकी नज़रों का मतलब और उनके मन की बात समझ गया था। उसे इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी बात? मिष्टी ने इनको इस तरह बिहेव करते देख पूछा। तुम्हारी एंजल के बारे में। विवान ने एक नज़र मिष्टी की तरफ देख वापस निशीत और सेम की तरफ देखा। एंजल का पूरा नाम डॉक्टर इशिका खन्ना है। वो न्यूरोलॉजिस्ट है और 3 सालों से यहाँ जॉब कर रही है। उसका घर प्रिंसेस के फैशन हाउस के पीछे के अपार्टमेंट में है, जो हॉस्पिटल की तरफ से अलॉट हुआ है। आज सुबह वो घर से हॉस्पिटल आ रही थी जब प्रिंसेस की उससे मुलाकात हुए। सेम ने एक ही सांस के इशिका के बारे में हॉस्पिटल से मिली डिटेल बता दी। विवान ने कुछ सोचते हुए। फैमिली में सिर्फ एक छोटी बहन है जो अभी स्टडी के लिए लंदन गई हुए है। माँ बाप की बचपन में एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बाद में उनकी बुआ ने अडॉप्ट किया था, जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई। तब से दोनों बहनें अकेली रहती है। इशिका एंड आदर्श आशिका परफेक्ट रहेगी इनकी जोड़ी, मिष्टी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसने तो उन दोनों का नाम भी कंबाइन कर दिया। प्रिंसेस, जब उनकी बेटी होगी तो हम यही नाम रखेंगे। सेम तो मिष्टी से भी एक कदम आगे निकल गया। विवान ने उन दोनों की बात पर नामे अपना सिर हिलाते हुए निशीत की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, दोनों ने अपनी हायर स्टडी सेम कॉलेज से की है और कॉलेज टाइम में वो दोनों रिलेशन में भी थे। निशीत ने विवान की तरफ देखकर अपनी बात कहते हुए बीच में रुककर मिष्टी की तरफ देखा। वो इस न्यूज पर उसका रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन मिष्टी के फेस पर कोई रिएक्शन ना देखकर वो चौंक गया। फिर कुछ सोचते हुए, प्रिंसेस, तुम्हें पहले से ये बात पता थी, है ना? निशीत का सवाल सुनकर सबका ध्यान मिष्टी की तरफ चला गया, जो किसी सोच में गुम थी। मिष्टी निशीत का सवाल सुनकर होश में आए, फिर सबको खुद की तरफ देखते हुए देखकर, नहीं, पर मैंने एक बार भाई के फोन में एंजल की फोटो देखी थी, लेकिन जब मैंने उन्हें उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया। मिष्टी की ये बात सुनकर कि आदर्श के फोन में इशिका का फोटो है, सभी चौंक गए। यहां तक कि विवान भी एक पल के लिए दंग रह गया। वो दोनों अलग क्यों हुए? विवान ने वापस निशीत की तरफ देखा। इस बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया है। अचानक एक दिन किसी वजह से डॉक्टर इशिका ने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनकी लाइफ में कोई और लड़का नहीं आया है। निशीत ने आधे दिन में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी वो बता दी। रीजन जो भी हो, मैं वापस उन दोनों को एक साथ लाकर रहूंगी। मिष्टी ने कुछ सोचते हुए, उसकी आंखों में एक चमक थी। मिष्टी की बात सुनकर जहां निशीत और सेम खुश हो गए थे, वहीं आदित्य और विवान थोड़े परेशान थे। वो लोग दिया नाम के ग्रहण को इग्नोर नहीं कर सकते थे।
अगर उसे इशिका के बारे में पता चला तो वो पक्का उसे कुछ ना कुछ कर देंगी। शाम को मिष्टी की रिपोर्ट नॉर्मल आने की वजह से उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और वो सबके साथ घर चली गई थी। वो जाने से पहले के एक बार इशिका से मिलना चाहती थी, लेकिन विवान और आदित्य ने उसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो लोग अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर ये बैंडेज क्यों लगी है? तुम्हें चोट कैसे लगी? मिष्टी के घर आते ही सात्विक जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। डेड, कुछ नहीं हुआ। वो मिष्टी अभी बोल रही थी कि सात्विक जी ने उसे बीच में रोक दिया। आदि, प्रिंसेस को ये चोट कैसे लगी? सात्विक जी ने मिष्टी से जितना प्यार से पूछा था, उससे ज्यादा सख्त आवाज में उन्होंने आदित्य से सवाल किया। डेड, वो प्रिंसेस का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आदित्य ने उसने और विवान ने जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग कहा। कब हुआ? सुबह। आदित्य ने सिर नीचे कर लिया, उसे पता था कि अब उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। सुबह सुबह प्रिंसेस का एक्सीडेंट हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? आदित्य के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सात्विक जी ने तब तक उसे सुनाया जब तक रोशनी जी बीच में नहीं आई। आप भी ना देख रहे बच्ची को चोट लगी है, उसे बिठाने की जगह आपको बेटे को डांटने की पड़ी है। रोशनी जी ने जल्दी से मिष्टी को सोफे पर बिठाते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए, बच्चे, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? रोशनी जी भले ही मिष्टी को डांटती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। नहीं मम्मा, मिष्टी ने क्यूट बनते हुए उनके गोद में सिर रख दिया। सात्विक जी ने एक गुस्से भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखने के बाद सोफे पर अपनी वाइफ के बाजू में बैठ गए और मिष्टी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, प्रिंसेस, आपको तो मुझे कॉल करना चाहिए था ना? डेड, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बच्चे, माँ बाप बच्चों की बातों में कभी परेशान नहीं होते। वो तब परेशान होते हैं जब बच्चे उनसे प्रॉब्लम छुपाने लगते हैं। सात्विक जी ने फिर आदित्य की तरफ देखकर उसे स्टडी रूम में आने का इशारा किया। क्या हुआ था? मुझे पूरी डिटेल जाननी है। सात्विक जी ने स्टडी रूम में आते ही पूछा। इतने साल बिजनेस की फील्ड में रहने के बाद वो जानते हैं कि एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। किसी ने प्रिंसेस पर अटैक करने की कोशिश की थी। आदित्य ने भी सात्विक जी से कुछ ना छुपाते हुए उन्हें सारी डिटेल बता दी। वो जानता था कि उसके डैड भले ही बिजनेस से रिटायर्ड हो गए थे, फिर भी उनके कनेक्शन इतने थे कि वो अपने तरीके से सच्चाई पता लगा सकते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी बेटी की जान लेने की कोशिश करे? सात्विक जी ने गुस्से में कहा। वो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। दुश्मन काफी शातिर है, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। आदित्य अभी अपना शक सात्विक जी के सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके डेड को पता चला कि इसमें दिया और सुमेर का हाथ हो सकता है, तो वो उन दोनों को इसी टाइम सजा देने निकल पड़ेंगे, उसकी बाकी बातें नहीं सुनेंगे। क्या तुम्हारा और विवान का नेटवर्क इतना कमजोर है कि एक हमलावर का पता ना लगा पाओ? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। सात्विक जी के अपना फोन हाथ में लिया और कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करी। डेड, ट्रस्ट मी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। आदित्य ने अपने डेड के आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सात्विक जी ने एक गहरी सांस ली और फोन वापस जेब में रख दिया। प्रोमिस। आदित्य नहीं चाहता था कि उसके डेड इस दुश्मनी के चक्कर में पड़े। और 2 दिन में मुझे ये सब करने वाले इंसान का नाम चाहिए। सात्विक जी के स्टडी रूम से बाहर जाते हुए वार्निंग भरे लहजे में कहा। मम। आदित्य ने अपने डेट को जाते हुए देखा और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया। मुझे रात तक दिया और सुमेर की कॉल डिटेल सेंड करो और जो भी छोटा से छोटा क्लू एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला हो उस पर एक्शन लो। रात को डिनर के बाद जब मिष्टी दवाई की वजह से गहरी नींद में सो रही थी, तभी रिस दरवाजा खोलकर अंदर आया। सॉरी मिथु, एक भाई के नाती में फिर तुम्हारी रक्षा करने फेल हो गया। रिस ने मिष्टी के पास बेड पर बैठते हुए उसकी सिर पर लगी चोट को देखते हुए कहा। रिस मिष्टी के बेड के सिरहाने बैठकर तब तक उसकी तरफ देखता रहा जब तक वो काले कपड़े पहना साया उस कमरे में नहीं आया। तुम्हारे होते हुए मिथु पर अटैक हुआ है, जानते हो ना इसकी सजा? रिस की आवाज अभी इतनी गहरी और सख्त थी कि किसी की भी दिल की धड़कने रोक दे। वो मस्तीखोर रिस बिल्कुल नहीं लग रहा था जो मिष्टी और रिधु के साथ होता था। जी, वो एक्सीडेंट में जिस ग्रुप में उनकी मदद की थी वो अंडरवर्ल्ड के विनायक गैग थी। बदले में वो लोग उन्हें देवनगरी के कुछ नायाब ड्रग्स देने की डील हुए थी। वो ड्रग्स शायद 2-3 दिन के आ जाएगा। उस शेडो ने अपनी सजा एक्सेप्ट करते हुए आज के एक्सीडेंट की डील के बारे में बताया।
तुमने अटैक के टाइम क्यों कोई कदम नहीं उठाया? तुम्हारे होते हुए उसे चोट कैसे लगी? क्रिस का गुस्सा अभी काफी हद तक शांत हो चुका था। अटैक के टाइम पर हमारे अलावा भी मेम के पीछे शेडो गार्ड थे, जो हमारे इक्वल ही ट्रेन थे, लेकिन अटैक अचानक दूसरे रास्ते से हुआ कि हमें आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब बॉडीगार्ड्स ने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी से नीचे कूदने का आइडिया दिया था, तब गाड़ी से नीचे कूदने पर उन्हें वहां के पत्थर से चोट लगी। दूसरे शेडो गार्ड्स? क्रिस ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हाँ, हॉस्पिटल जाकर पता चला वो शायद विवान कपूर के शेडो गार्ड्स थे, जिन्हें उन्होंने मेम की सेफ्टी के लिए लगाया है। शायद उन्हें हमारी प्रेजेंस का थोड़ा आइडिया हो गया है। उस शेडो को अचानक प्रणव के साथ हुआ आई कांटेक्ट याद आया। अब ज्यादा दिन हम शेडो में नहीं रह पाएंगे। ये विनायक गैंग की न्यूज विवान भाई और भाई तक पहुंचा दो, अभी हमारे सामने आने का वक्त नहीं आया है। रिस ने वापस मिष्टी की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो शेडो रिस के उसके वहां से जाने के इशारे को समझते हुए वहां से गायब हो गया। रिस मिष्टी के पास आकर उसे सही से ब्लैंकेट उठाते हुए उसके बालों के हल्के से किस करते हुए, मिठू, ये आखिरी बार था, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। रिस उसके बालों को कुछ पल सहलाने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। रिस के कमरे से जाते ही एक साया बालकनी से कमरे के अंदर आया। उसे देखकर लग रहा था वो कब से वहां खड़ा था। उसने शायद रिस और उस साये की सारी बातें भी सुन ली थी। उस साये ने मिष्टी के पास आकर बेड पर बैठते हुए उसके गालों को हल्के से सहलाया। रिस ने बिल्कुल सही कहा, ये आखिरी बार है जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। कीटन, तुम सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेरी लाइफ में। जी हाँ, वो साया और कोई नहीं, विवान ही था, जो रात को एक बार मिष्टी को देखने के लिए चुपके से उसके कमरे में आया था। लेकिन वो जैसे ही बालकनी में पहुंचा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, इसलिए वो वहां पर्दों के बीच में छुप गया। वैसे तो किसी के देख लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो अभी इस तरह सात्विक जी के सामने नहीं आना चाहता था। जब कमरे में रिस एंटर हुआ तो वो बाहर आने वाला था, लेकिन वापस किसी और के आने की आहट सुनकर वो रुक गया। और जब उसने उस साया को देखा तो उसे याद आया कि वो साया पहले भी जब मिष्टी सुमेर को अरेस्ट करने है तब भी वहां था। उसने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था, पर कुछ पता नहीं चला था। सिर्फ इतना पता चल गया था कि वो एक शेडो गार्ड है, लेकिन किसका है ये नहीं पता चल पाया था। रिस और उस साये की बात से विवान को पता चल गया कि वो शेडो गार्ड रिस ने ही मिष्टी के लिए हायर किया है। उसने जब अंडरवर्ल्ड गैंग विनायक के बारे में सुना तो वो चौंक गया, क्योंकि अभी यहाँ आने से पहले उसे भी ये खबर मिली थी कि उन लोगों के साथ किसी अंडरवर्ल्ड गैंग ने हाथ मिलाया है। पता है, जब सुबह पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तब मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो रही हो। जब तक तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत नहीं देखा, तब तक दिल को शांति नहीं मिली थी। इसलिए दोबारा किसी प्रॉब्लम में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। विवान ने मिष्टी के पास लेटते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो अपनी बात कहते हुए जब वो आखिरी लाइन पर आया तो उसका ऑरा काफी खतरनाक हो गया था। विवान के इस खतरनाक ऑरा का असर मिष्टी को नींद में भी हो रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी, जिसे देखते ही विवान ने खुद को नॉर्मल करते हुए उसके बालों को सहलाने लगा ताकि वो फिर गहरी नींद में चली जाए। वैसे तो मिष्टी ट्रेनिंग की वजह से लाइट स्लीपर थी, लेकिन आज दवाई के डोज में पेन किलर भी होने की वजह से उसे जल्दी और गहरी नींद आई थी। ऊपर से रिस या विवान के आने से वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हुए थी, बल्कि सेफ्टी के एहसास की वजह से उसकी नींद नहीं टूटी थी। दूसरे दिन सुबह मिष्टी किसी के उठाने से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि रात को उसे जल्दी और फिर गहरी नींद आई थी। जब मिष्टी उठी तो विवान पहले ही जा चुका था, लेकिन मिष्टी को उसके आसपास होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो यहाँ वहां देखने लगती है कि क्यों उसे विवान का एहसास हो रहा है। आखिर में कुछ समझ ना आते वो अपना सिर झटक कर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कपूर मैंशन में सुबह उत्कर्ष और आरती जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वह डेली ज्यादातर सिर्फ वो दोनों ही ब्रेकफास्ट के टाइम पर होते थे। अविनाश जी का ब्रेकफास्ट तो भारद्वाज मैंशन में होता था, आदर्श विवान के विला में उसके साथ ब्रेकफास्ट करता था, और रिधान अगर घर पर हो तो वो भी भारद्वाज मैंशन चला जाता था। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी किसी के चलने की आवाज सुनकर उनका ध्यान गेट की तरफ चला गया, तो वहां से आदर्श चलते हुए अंदर आ रहा था। आदर्श, तुम कल पूरी रात घर नहीं आए थे? आरती जी ने आदर्श को कल के कपड़े में देखकर पूछा। वो मैं एक मीटिंग के लिए गया था जो लेट नाइट तक चली थी, तो वहीं थोड़ा रेस्ट कर लिया था।
ये सवाल आदर्श को कल की याद एक बार फिर दिला गया और वो जवाब देकर वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट कमरे में भिजवा देती हूँ, आरती जी ने पीछे से आवाज लगाए। आदर्श सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चला गया। आज वो पहली बार उसने घर पर किसी को ना देखकर चैन की सांस ली थी, क्योंकि विवान को इस बारे में भनक भी लग गई तो वो पूरी बात पता कर लेगा। लेकिन आदर्श को नहीं पता था कि विवान पहले से ही ये सब जानता है। क्यों मेरी लाइफ में वापस आए हो? आदर्श ने अपना फोन बेड पर फेंकते हुए फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। कल जब से इशिका को देखा था, उसका दिल बगावत पर उतर आया था। दिल चाहता था कि उससे बात करे, लेकिन दिमाग इजाजत नहीं दे रहा था, और दिमाग की मानते हुए वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट ऑफिस चला गया। लेकिन पूरा दिन उसका ध्यान काम में भी नहीं लग पाया था। मिष्टी को आज पूरा दिन घर पर ही रहना था, क्योंकि सबने उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था। ये मुंह फूला कर क्यों बैठा है? मिष्टी के दोनों बड़ीज भी आज घर पर थे, तो उसका टाइम अच्छे से कट रहा था। लेकिन सुबह से रिधान उसे इग्नोर कर रहा था। रिस कह दे इसे, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। रिधु ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए नाराजगी जाहिर की। पर हुआ क्या है, ये तो बता। मिष्टी ने उसके बालों को हल्का सा खींच दिया। आउच! हुआ क्या है? तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू हॉस्पिटल में एडमिट थी, और ये बात तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। फिर रिस ने भी नहीं बताया। अगर मैं सुबह नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, रिधान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। मैं भी उसकी बात से एग्री करता हूँ, तूने एक बार भी हमें इन्फॉर्म करने का ख्याल नहीं आया। रिस भी इस बात से नाराज था। वो सुबह से उससे बात तो कर रहा था, लेकिन अब उसे भी सब मिष्टी से जानना था। आया था, लेकिन फिर सोचा तुम दोनों परेशान हो जाओगे और अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल में बैठे रहोगे, मिष्टी ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हम परेशान हो जाएंगे? हमने प्रॉमिस किया था कि अपनी हर प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तू हमारा प्रॉमिस भूल गई? रिस ने थोड़ा निराश होते हुए पूछा। या तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक ही नहीं समझती? गाइज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग को पता नहीं है, इन लोगों ने हॉस्पिटल में मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। मुझे फोन छूने भी नहीं देते थे, पूरा दिन बेड से हिलने नहीं दिया, और तो और मुझे लंच में दलिया खिलाया। ऐसे जुल्मों के बीच में तुम दोनों को कैसे कॉल करती? मिष्टी ने बेचारी बनते हुए नौटंकी शुरू कर दी। वो जानती थी इस बात में उसकी गलती है, उसे अपना ब्रो कोड नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन इतनी आसानी से अपनी गलती मान ले वो मिष्टी भारद्वाज कैसे हो सकती है? किसने ये महान काम कर दिया कि तुझे दलिया खिला दिया? रिस ने आलती पलथी मारकर बेड पर बैठ गया। अब उसे चुगली में इंटरेस्ट आया था। उस सड़ू विवान कपूर के अलावा कौन ऐसा जल्लादों वाला काम कर सकता है? मिष्टी ने विवान की बुराई और शिकायत दोनों एक साथ कर दी। मतलब कल भाई थे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में? रिधान ने चौंकते हुए पूछा। मिष्टी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर रिस ने उस चिढ़ाते हुए कहा, फिर तो रिधज हमारी याद कैसे आती? हाँ भाई, हम तो कबाब में हड्डी बन जाते। रिधान ने भी रिस की हाँ में हाँ मिलते हुए मिष्टी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। बस, अब अगर तुम दोनों ने इस बारे में एक और वर्ड कहा तो मैं बड़ी वाली गॉसिप तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। मिष्टी ने दोनों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की। विवान के जिक्र से ही उसके गाल लाल होने लगे थे और वो इन दोनों के सामने एम्ब्रेस नहीं होना चाहती थी। बड़ी गॉसिप? जल्दी बोल, फिर डिसाइड करेंगे कि माफ किया या नहीं। रिस को भले ही गॉसिप में मजा आता हो, लेकिन वो मिष्टी को भी अच्छे से जानता था। कल जिस एंजल ने मेरी हेल्प की थी, मिष्टी इशिका के बारे में बता रही थी कि रिस ने उसे बीच में रोक दिया। मिठू, आई नो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए उस एंजल की हम हेल्प कर देंगे, लेकिन उस एंजल की गॉसिप का हमसे क्या लेना देना? रिस को सिर्फ अपने फैमिली से मतलब था, उसे अनजान लोगों की गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेना देना है, तभी तो बता रही हूँ। वो एंजल ना आदर्श भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। मिष्टी ने इस बार दोनों में से कोई बीच में टोके उससे पहले ही अपनी बात कह दी। वैसे भी उसे एंजल और आदर्श को एक करने में अपने इन दोनों पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चारों में से सेम और निशीत तो थोड़ा बहुत काम आ जाते, लेकिन बाकी दोनों उन्हें मिलाने की जगह अलग जरूर कर दे, और वैसे भी इस काम में टेढ़े लोग ही चाहिए होंगे। सेम और निशीत के साथ साथ रिस और रिधान भी हेल्प करे तो काम जल्दी बन जाएगा। क्या? दोनों ने एक साथ चिल्लाकर पूछा। मिष्टी ने अपने कानों को हाथों से ढकने हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता चला? एंजल का नाम क्या है? वो दोनों कैसे मिले थे? और उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? दोनों ने एक साथ मिष्टी पर सवालों की बारिश कर दी।
निशी, ब्रो और सेम ने पता लगाया था कि एंजल का नाम डॉक्टर इशिका खन्ना है और वो और भाई दोनों कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में थे। मिष्टी ने हॉस्पिटल में जितनी इन्फॉर्मेशन उसे पता चली थी वो बता दी। तो वो अलग क्यों हो गए? रिस ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये पता नहीं चल पाया है और वही हमें पता करना है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों को अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। मिष्टी ने कल दोनों को एक दूसरे के देखते टाइम के एक्सप्रेशन याद करते हुए कहा। तो अब हमें क्या करना है? रिस समझ गया था कि मिष्टी के पास जरूर कुछ प्लान होगा। क्या इस बारे में विवान भाई को पता है? रिधान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। वो जानता था कि उसके दोनों भाई दिखाते नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काश वो भी। उसने अपनी सोच को स्टॉप कर दिया और मिष्टी की तरफ देखा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिष्टी ने एक स्माइल के साथ कहा। उन्हें? हाँ, उनके जिक्र पर ही कोई स्माइल कर रहा है, रिस ने मिष्टी को वापस चिढ़ाते हुए कहा। मिष्टी ने चिढ़ते हुए रिस के ऊपर कुशन फेंक दिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। आज सुबह से ही कपूर इंडस्ट्रीज में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी एम्प्लॉय पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहे थे, क्योंकि हमेशा शांत रहने वाले उनके बॉस आज सेवेज मोड कर थे और सुबह से कई लोगों की क्लास लग चुकी थी। कपूर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के 40वें फ्लोर के मीटिंग रूम का माहौल काफी तनावपूर्ण था। प्रोजेक्ट मीटिंग में सभी लोग दुआ मांग रहे थे कि आज की ये मीटिंग किसी भी तरह कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो भी रिपोर्ट देने के लिए खड़ा हो रहा था उसकी क्लास लगनी पक्की थी। ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं, इसके फाइनल नंबर्स कहाँ है? प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी अभी तक एस्टिमेटेड आंकड़ों को फाइनल आंकड़ों से चेंज नहीं किया गया। आदर्श ने फाइल को टेबल पर पटकते हुए गुस्से से कहा। सर, वो कल ही फाइनल नंबर्स आए हैं, तो आज करने ही वाले थे। प्रोजेक्ट मैनेजर ने किसी तरह अपनी बात पूरी की। वो किसी तरह खुद की जॉब बच जाने की दुआ कर रहा था। तभी उन सभी की दुआ कबूल हो गई जब आदर्श के फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ते ही वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकलते हुए, कल की मीटिंग में मुझे एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए। आदर्श की सख्त आवाज में वार्निंग साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस वार्निंग के बावजूद सबने राहत की सांस ली। आदित्य और निशीत जब हेडिस पैलेस पहुंचे तो वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दोनों जब दरवाजे से इंटर हुए तो वहां का नजारा देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह भी कांप जाए। वहां बहुत सारे लोगों को बिना कपड़ों के टॉर्चर किया जा रहा था, जैसे कि उन पर कोड़े बरसाना, खुले जख्म पर नमक मिर्ची लगाना, बॉडी की चमड़ी को कट्टर से काटना जैसे अलग अलग टॉर्चर किए जा रहे थे। और होल साइड में रखे किंग साइड सोफे पर बैठे विवान और उसके पास के सोफे पर सेम इस नजारा को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहे थे। निशीत और आदित्य भी उनके पास आ गए। ये लोग कौन है? अपनी अपनी जगह बैठते हुए आदित्य ने पूछा। ये वही लोग हैं जो प्रिंसेस पर अटैक करने गए थे। सेम ने जब देखा कि विवान का जवाब देने का कोई मुड़ नहीं है तो उसने बताया। सुबह से वो भी पूछ ही रहा था कि उसे कहां से इंफॉर्मेशन मिली और बाकी चीजें, लेकिन विवान ने कोई जवाब नहीं दिया था। किसके लोग हैं ये पता चला। आदित्य को उन्हें देखते ही पता चल गया था कि ये किसी गैंग के सदस्य हैं। विनायक गैंग? तुम्हारा मतलब है अंडरवर्ल्ड वाला विनायक गैंग? निशीथ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। उनकी प्रिंसेस से क्या दुश्मनी हुए है? निशीथ ने कुछ सोचते हुए पूछा। किसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था? आदित्य समझ गया था कि ये काम कॉन्ट्रैक्ट बेस हुआ है। देवनगरी से किसी ने दिया था। कीटन पर अटैक के बदले में देवनगरी के एक्सक्लूसिव जड़ी बूटी जो ड्रग्स में यूज होती है, इस बार विवान ने जवाब दिया। फिर तो ये काम जरूर आका के किसी करीबी का काम है। उन लोगों को पता था कि देवनगरी की एक्सक्लूसिव जड़ी बूटी का सौदा करने का अधिकार वहां के आका और उसके कुछ करीबी लोगों का ही है। विवान भी यही सोच रहा था। तुझे इन सब के बारे में कहां से पता चला? सेम के मन में कब से ये सवाल था। रिस से, विवान ने कुछ सोचते हुए बताने का फैसला करते किया और आदित्य की तरफ देखा। रिस का नाम सुनते ही तीनों पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने हैरानी से विवान की तरफ देखा। कुछ पल बाद आदित्य ने होश में आते हुए कंफर्म करते हुए पूछा, हमारा रिस? उसने भी मेरी तरह कीटन के पीछे शेडो गार्ड्स लगाए हैं और वो शेडो गार्ड्स काफी वेल ट्रेंड है, हमारे गार्ड्स के लेवल के, ये भी कह सकते हो। विवान ने कल के साय के बारे में सोचते हुए कहा। पर वो ये सब क्यों कर रहा है और कब से कर रहा है? निशीथ ने रिस के बारे में सोचते हुए पूछा। ये सब क्यों कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम से कर रहा है।
उसने मुझसे भी पहले मिष्टी के आसपास शेडो गार्ड्स अरेंज कर दिए थे। विवान को वो टाइम याद आया जब उसने उस साए को पहली बार क्लब के बाहर देखा था, जहां मिष्टी सुमेर से फाइट कर रही थी। फिर विवान ने सेम की तरफ देखते हुए आगे कहा, मुझे रिस्क के बारे में सारी डिटेल चाहिए, और हाँ, इसमें रिधान का कोई रोल है या नहीं, ये भी पता करना। रिधु, सेम बुरी तरह चौंक गया। लेकिन वो क्यों? सेम ने थोड़ी नाराजगी से विवान की तरफ देखा। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी तरह, विवान ने एक ही लाइन में समझा दिया। जैसे तुम लोग मेरे हर काम में साथ देते हो, वैसे वो भी तो दे सकता है। विवान की बात सुनकर तीनों को ये बात बिल्कुल सही लगी। ठीक है। आदर्श जब अपने केबिन में आया तो उसके केबिन में एक लड़का पहले से खड़ा था। वैसे तो किसी को उसकी गैरहाजिरी में केबिन के अंदर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये लड़का उसका असिस्टेंट कम दोस्त था, इसलिए वो उसकी गैरहाजिरी में अंदर आ सकता था। क्या पता चला उसके बारे में? आदर्श अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। सर, डॉक्टर इशिका खन्ना पिछले 3 सालों से रिधिमा हेल्थ केयर हॉस्पिटल में काम कर रही है। वो हॉस्पिटल के अलॉट किए फ्लैट में अकेली रहती है। उनकी बहन पिछले कुछ सालों से अब्रॉड में है, युग ने एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। उसका बॉयफ्रेंड? आदर्श ने उस फाइल में इशिका का फोटो देखते हुए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए पूछा। उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आर यू श्योर? क्या तुझे पूरा यकीन है कि उसने तुझे किसी और लड़के के लिए छोड़ा था? क्योंकि मुझे उसके बारे में पता करने में तुम्हारे बाद किसी लड़के से कोई क्लू नहीं मिला। युग को इशिका और आदर्श के बारे में पता था, क्योंकि वो भी उनके साथ ही कॉलेज में था। उसने खुद मुझे इस बारे में बताया था। आदर्श ने अपना सिर चेयर के पीछे टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, फिर मैं किसी और तरह ट्राई करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। युग से आदर्श को इस हालत में नहीं देखा गया। वो आखिरी बार इशिका से ब्रेकअप के बाद इतना परेशान हुआ था। आदर्श ने युग को बात खत्म करने का इशारा किया। इशिका जैसे ही लंच करके कैफेटेरिया से निकली, वो अपने केबिन की तरफ जा रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने 2 बार पलटकर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। मिठू, हम इस तरह इस डॉक्टर की जासूसी क्यों कर रहे हैं? और हम तो यहाँ भाभी से मिलने आए थे ना? एक पिलर के पीछे छिपे रिधु ने चिढ़ते हुए पूछा। पहले तो मिष्टी जबरदस्ती उन दोनों को यहाँ सबके सामने बहाना बनाकर लेकर आई थी। अगर उसके भाइयों को पता चला तो मिष्टी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, उसकी और रिस की बैंड बजनी पक्की थी। अरे डफर, यही तो भाभी है। मिष्टी ने इशिका को आगे बढ़ते देख वापस उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है मिठू, लेकिन हम उनका ऐसे छुप छुप कर पीछा क्यों कर रहे हैं? रिस ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना रिस्क लेकर घर से निकलने के बाद मिष्टी इतनी बचकानी हरकत क्यों कर रही थी। मुझे बस उनके बारे में कुछ जानना है, जैसे कि वो हॉस्पिटल में किन किन लोगों से बात करती है, कौन उनके फ्रेंड्स हैं, जिससे मुझे उसके बारे में जानकर में हेल्प मिले। मिष्टी ने उन दोनों को चुपचाप पीछा करने को इशारा किया। मिष्टी को याद नहीं आ रहा था कि इशिका के बारे में नोवेल में कुछ था या नहीं, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि वो उसके बारे में कैसे ज्यादा जानकारी निकाले। बस इतनी सी बात, रिस और रिधु रुक गए। हाँ तो? उन दोनों को रुकता देख मिष्टी ने थोड़ा चौंकते हुए उन दोनों की तरफ देखा। तुम जानती हो हम क्या कर सकते हैं? रिस ने बड़े ही कुल तरीके से कहा। अचानक मिष्टी को कुछ याद आया और उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उन दोनों की तरफ देखा। हाँ, मैं तुम दोनों के रिसोर्स के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? वैसे तो नोवेल में रिस और रिधु के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया था, लेकिन दोनों की कुछ अलग पहचान थी, जिसके बारे में सस्पेंस था। एक सीन में इन दोनों की वजह से ही मिष्टी का फैशन हाउस बचा था। दरअसल नोवेल में जब गाला फैशन इवेंट होता है, उसमें समायरा मिष्टी पर प्लेजियरिज्म के इल्जाम लगाया था, तब उसके फैशन हाउस को बैन कर दिया गया था। तब रिस और रिधु ने हैकिंग और अपने कॉन्टेक्ट से उस डिजाइनर का सच सबके सामने लाया था, जिस वजह से शिवानिका पर से बैन हर गया था, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उसकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई थी। चलो फाइनली तुम्हें याद तो आया, तुम्हारे पास रिसोर्स है, रिधु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो पहले ये पता लगाना होगा कि एंजल ने भाई के साथ ब्रेकअप क्यों किया था, और उनके लाइफ में अभी कोई लड़का है, मिष्टी ने कुछ सोचते हुए कहा। 2 दिन में उसकी सारी डिटेल तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन अभी हम क्या करना है? रिस ने चारों तरफ एक नजर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने रिधु की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया।
रिस का इशारा समझकर रिधु ने पलकें झपका दी। मिठू, अब यहाँ आ ही गए हैं तो पास में एक कैफे है, वहाँ की कॉफी अच्छी होती है, चलो वहीं पर चलते हैं। ठीक है। मिष्टी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। विवान के केबिन में अभय और सेम ने एक साथ इंटर किया। उन दोनों को एक साथ आया देखकर विवान की भौहें ऊपर उठ गई। क्या हुआ? हमारे हार्बर लिंक वाले प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिस आया है। अभय ने पहले उसके वहां आने का रीजन बताया। कल सुबह की मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो, कल हम वहां विजिट के लिए जाएंगे, विवान ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर सेम की तरफ देखा। देवनागरी से कॉन्टेक्ट एक्टिवेट हो गए हैं, वो लोग अंडरवर्ल्ड में जो भी हमारे खिलाफ हो उन सभी को मीटिंग के लिए बुलाए हैं। मीटिंग इस संडे को है और उसके खास आदमी में से एक देवनागरी से बाहर आने की न्यूज मिली है। सेम सुबह से विनायक गैंग के मेंबर के स्टेप्स फॉलो कर रहा था। कल से तुम कपूर कॉरपोरेशन में अपनी पोजीशन ज्वाइन कर लो। विवान को कुछ आइडिया था कि आगे क्या होने वाला है। कपूर कॉरपोरेशन? सेम ने हैरानी से विवान की तरफ देखा। उनका पहला टारगेट भाई होंगे। विवान ने अपनी जगह से खड़े होकर विंडो के पास आ गया और बाहर देखते हुए, जल्दी ही आमने सामने वार होगा। कीटन कहाँ है? वो रिस और रीधु के साथ हॉस्पिटल गई है। सेम को मिष्टी के गार्ड ने उसके घर से बाहर निकलते और हॉस्पिटल पहुंचते ही इन्फॉर्म कर दिया था। रिस और रिधु साथ होने की वजह से विवान को मिष्टी की ज्यादा फिक्र नहीं थी। क्या अभी के लिए प्रिंसेस को भाई और इशिका भाभी के मैटर से दूर रहने के लिए कहना है? सेम को मिष्टी के लिए थोड़ा डर लग रहा था। अगर सामने वाली पार्टी को पता चल गया कि मिष्टी उनके प्लान में रोड़ा बन सकती है तो वो लोग सबसे पहले उसे टारगेट करेंगे। नहीं, वो जो करना चाहती है करने दो, बस उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दो। विवान को मिष्टी की फाइटिंग स्किल पता था और बाकी की कमी वो एक्स्ट्रा गार्ड्स लगाकर पूरी कर देगा। तीनों कैफे में आकर अपना अपना ऑर्डर दिया। फिर मिष्टी ने एक नज़र दोनों को देखते हुए, कौन पीछा कर रहा है? मिष्टी की आवाज अभी हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग थी, अब वो काफी सीरियस साउंड कर रही थी। अभी तक पता नहीं, वही पता लगाने तो यहाँ आए हैं। रिस ने अपनी आई विंक करते हुए कहा। उसको आइडिया था ही कि मिष्टी को अंदाजा हो ही गया होगा और उसकी फाइटिंग स्किल की वजह से ही वो उसके साथ होने के बावजूद वो रिस्क लेने को तैयार था। टोटल 8 लोग हैं, 3 लोग कैफे के अंदर आ गए हैं और 5 लोग बाहर खड़े हैं। सब वॉकी टॉकी से कनेक्टेड है। रिधान जो कैफे में आने के बाद वॉशरूम जाने के बहाने गया था, उसने वापस आते हुए बताया। तेरे कितने गार्ड्स हैं? रिस ने रिधान की तरफ देखते हुए पूछा। मैं तो कोई गार्ड लेकर नहीं आया, रिधान ने जवाब दिया। क्या पागल हो गया है? एक भी गार्ड लेकर नहीं आया, रिस ने रिधान की तरफ घूरते हुए पूछा। यार मैं तो भारद्वाज मेंशन आया था, मुझे क्या पता मिठू वहां से हॉस्पिटल लेकर आएगी। मैं हर जगह थोड़ी गार्ड साथ लेकर घूमता हूँ। वैसे तुम कितने गार्ड्स लेकर आए हो? रिधान ने भौहें उठाते हुए सामने पूछा। रिधान का सवाल सुनकर रिस यहाँ वहां देखने लगा, जैसे उसे नहीं किस और से पूछा गया हो। ये देखकर रिधान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। मतलब तू भी गार्ड लेकर नहीं आया है? वो रिस को समझ नहीं आया क्या कहे, तभी मिष्टी ने बीच में रोक दिया। तुम दोनों को गार्ड्स क्यों चाहिए? हम तीनों काफी होंगे 8 के लिए, मिष्टी ने चिल करते हुए कहा। वो तो मुझे भी पता है, हम तीनों काफी होंगे, लेकिन क्या हो अगर उनके पास गन्स हो? हम पब्लिक प्लेस में रिस्क नहीं ले सकते, खासकर तुम्हारे होते हुए, रिस ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया। क्यों, मेरे होने से क्या होगा? मिष्टी ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारे साथ होने से अगर तुम्हें खरोच भी लगी तो घरवाले हमें बेड पर लेटा देंगे, रिधान ने रिस की बात कंप्लीट करते हुए कहा। अब करना क्या है? मिष्टी ने चिढ़ते हुए पूछा। हमारे गार्ड्स भले ना हो, किसी और के तो है। किसी की तरफ देखते हुए रिस की आंखों में चमक आ गई। मतलब किसके गार्ड्स? मिष्टी और रिधान के एक साथ पूछा। विवान भाई के, रिस ने एक स्माइल के साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद हेडिश पैलेस में सभी बॉयज मौजूद थे। किसके लोग हैं, कुछ पता चला? विवान ने एक नज़र उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वहां बांध के रखा गया था। नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, सेम ने जवाब दिया। वहां हुआ क्या था? इस बार विवान ने रिस और रिधान को एक नज़र देखा और फिर रिस पर अपना फोकस किया। ये लोग हॉस्पिटल से हमारा पीछा कर रहे थे, तो हम इन्हें पकड़ने के लिए कैफे चले गए, रिस ने बेफिक्री से अपना फोन चलाते हुए जवाब दिया। बिना किसी गार्ड के तुम लोगों ने रिस्क लिया,
वो भी प्रिंसेस के साथ में होते हुए भी। इस बार आदित्य ने गुस्से में रिस की तरफ देखते हुए कहा, भाई ट्रस्ट मी, मेरे होते हुए मिठू को खरोच भी नहीं आने देता। रिस ने शांति से आदित्य की तरफ देखा। रिस के लिए आदित्य फादर फिगर था, जिससे वो प्यार करता था, उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी करता था और उससे थोड़ा बहुत डरता भी था। बात सिर्फ प्रिंसेस की नहीं है, अगर उसकी सेफ्टी के लिए तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे लिए तुम दोनों का सही सलामत होना जरूरी है। आदित्य ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। अभी कल ही वो मिष्टी को कुछ हो जाने के डर से गुजरा था। अगर आज भी दोनों या फिर तीनों में से किसी को भी कुछ होता तो उन सबको तकलीफ होती। सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। रिस भी उसका डर समझ रहा था। कल जब उसे सेट पर मिष्टी के बारे में पता चला तो वो भी काफी डर गया था। आदित्य ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब इन लोगों का क्या करना है? आदित्य ने फिर विवान की तरफ देखा। जब तक किसके आदमी है पता नहीं चल जाता, तब तक टॉर्चर करते रहो, विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ये लोग तिश्वा के आदमी है, रिस ने वहां से खड़े होते हुए कहा। सब लोग शौक होकर रिस की तरफ देखने लगे, शिवाय विवान और रिधान के। विवान सिर्फ उसकी तरफ घूर रहा था, क्योंकि उसे आइडिया था कि रिस को पता होगा ये लोग किसके लोग हैं, लेकिन उसके इतनी देर से ना बताने की वजह से वो उसे घूर रहा था। तो अब तक बताया क्यों नहीं? सेम ने थोड़े गुस्से से पूछा। वो कब से पता लगाने में लगा हुआ था, लेकिन ये लड़का पता होते हुए भी नहीं बताया। मैं तो बस देख रहा था आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। रिस ने सेम की तरफ देखकर आई विंक कर दी। तुम दोनों इन सब में कैसे आए? इस बार आदित्य ने पूछा। भाई कुछ आपके सीक्रेट है और कुछ मेरे। मैं आपसे आपके सीक्रेट नहीं पूछूंगा, आप मुझसे मेरे मत पूछिए। रिस वैसे तो आदित्य की बात नहीं टाल सकता था, लेकिन अभी सभी के सामने सारे पते खोलने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी भले ही नेटवर्क स्ट्रांग था, लेकिन पावर में विवान और उसके भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये बात भी उसे पता थी, इसलिए फ्यूचर में उसे सारी बात बतानी ही थी। तुम भी कुछ नहीं बताना चाहते? सेम ने रिधान की तरफ देखा, जो आया तब से चुप था। वो हम बाद में बता देंगे। रिधान, जिसकी पहले से नजर विवान की तरफ थी, उसने सेम की तरफ देखा। रिधान कब से इस उम्मीद में था कि आदित्य की तरह विवान भी उसे कहे कि आज के बाद वो खुद की लाइफ खतरे में ना डाले या उससे पूछे वो ठीक है या नहीं। ठीक है, लेकिन आगे से अपना ध्यान रखना। सेम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसके इमोशन समझ रहा था, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। विवान ने ये देखकर अपनी नजरें फेर ली और अपनी जगह से खड़े होते हुए वहां से बाहर निकल गया, जिसे देखकर सबने नामे सिर हिला दिया। लेकिन रिधान की आंखों में अपने भाई को खुद को इग्नोर करते देखकर नमी आ गई। रात को मिष्टी जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई, तब उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। नहाने की वजह से उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा नहाने की वजह से हल्का सा रेड हो गया था, जिसकी वजह से वो खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। बाथरोब को टाइट नोट किया होने की वजह से उसकी बॉडी के सभी कर्व्स अच्छे से नजर आ रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ही प्रिटी और होए लग रही थी। मिष्टी अपनी धुन में बाथरूम से निकलकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई। उसे नाइट के स्किन केयर अप्लाई करने थे, लेकिन इस चक्कर में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कमरे में कोई और भी है, जो उसे बड़ी ही शिद्दत से देख रहा था। अचानक ही मिष्टी को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत यहाँ वहां देखा और सामने सोफे की तरफ देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वो चीख बाहर निकलती उससे पहले ही विवान ने उसका मुंह बंद कर दिया। विवान ने जब मिष्टी को यहाँ वहां देखते देखा, तभी वो होश में आ गया था और उसने खुद को रेडी रखा था मिष्टी को चीखने से रोकने के लिए। आवाज मत करना, ठीक है? विवान, जिसने मिष्टी को चीखने से रोकने के लिए एक हाथ उसके मुंह पे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था, उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मिष्टी मुंह पर हाथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने पलके झपकाते हुए हाँ में इशारा कर दिया, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। विवान उसमें एक पल के लिए खोसा गया, लेकिन मिष्टी ने, जिसने पहले अचानक हमले की वजह से अपने हाथ युवान के दोनों शोल्डर पर रखे थे, उससे उसके हाथ को अपने मुंह से हटा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिष्टी इस वक्त युवान की बाहों में खड़ी उसकी तरफ अपनी भौहें ऊपर उठाए हुए देख रही थी, जबकि विवान उसकी क्यूटनेस में खोया हुआ था। उन दोनों को अपनी पोजीशन का एहसास नहीं था। मैंने आपसे कुछ पूछा। मिष्टी ने जब देखा कि विवान ने उसे अभी तक जवाब नहीं दिया तो उसने उसे आवाज लगाए। उसे विवान की इतनी करीबी से कुछ भी गलत फील नहीं हो रहा था।
विवान फाइनली होश में आया और उसने मिष्टी को कमर से थोड़ा करीब करते हुए, बस मुझे अपनी कीटन को देखने का मन कर रहा था। विवान की आवाज इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि मिष्टी को अपनी बॉडी में गुशबम्प महसूस हो रहे थे। उसका दिल जो पहले से ही तेज धड़क रहा था, उसने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर निकल आएगा। आप कमरे के अंदर कैसे आए? मिष्टी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। वो नहीं चाहती थी उसकी इस हालत का एहसास विवान को हो और वो उसे इसके लिए टीज करे। बालकनी से, विवान ने बालकनी के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। बालकनी का गेट खुला देखकर मिष्टी ने खुद को मन ही मन गालियां दी, लेकिन विवान के सामने वो वैसे ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। तो क्या बालकनी का गेट खुला होगा तो आप किसी भी लड़की के कमरे में चले जाएंगे? और आपको मुझे क्यों देखना था? विवान को भी पता चल गया था कि मिष्टी झूठा गुस्सा कर रही है, तो उसने एक हाथ को उसके गालों पर रखा और अंगूठे से सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी कीटन के कमरे में जाता हूँ, और मुझे तुम्हें क्यों देखना था? विवान के आखिरी बात पर आते आते उसकी आवाज काफी इंटेंसिटी थी। बता दूं? मिष्टी, जो विवान के ऐसे गाल सहलाने से ब्लैक हो गई थी, वो उसकी इतनी इंटेंस आवाज सुनकर कांप उठी। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। उसके करीब कभी कोई लड़का नहीं आया था और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उसका दिल जानना चाहता था कि विवान इस तरह रात को क्यों आया था, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिला दिया। मिष्टी के खूबसूरत चेहरा अभी ब्लश कर रहा था, जिस वजह से उसके गाल लाल हो गए थे और उस पर से उसकी क्यूटनेस। उसको इस तरह देखकर विवान का मन कर रहा था उसके गालों को बाइट कर ले। विवान से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर मिष्टी के माथे पर अपने होठों को रख दिया। वो इस वक्त उसे किस करके अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना चाहता था, और खासकर तब तक बिल्कुल नहीं जब तक वो उससे अपने दिल की बात ना बता दे। विवान ने जब फाइनली अपने जज्बातों पर काबू कर लिया, तब जाकर वो उसके माथे से अपने होठों को अलग किया। कीटन, डोंट सिड्यूस मी, नहीं तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। विवान के इस बार मिष्टी के होठों को हल्के से सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज में बेहद इंटेंसिटी थी। मिष्टी, जो विवान के उसके सिर पर किस करने से अपनी आंखें बंद करके उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। उसे बहुत सुकून महसूस होता था जब भी विवान उसके माथे पर किस करता था। जब वो उससे दूर हुआ तो उसे अचानक अधूरा फील हुआ, लेकिन फिर उसके इतनी इंटेंसिटी से उसके होठों को छूने से वो सिहर उठी। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? विवान ने वैसे ही एक हाथ से उसके चेहरे को थामे हुए अपना चेहरा उसके करीब ले गया और उसने अपनी नजरों को उसकी आंखों से हटाकर होठों पर कर दी। मिष्टी का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था और उसका दिल विवान की नजदीकी की वजह से जोर से शोर कर रहा था। विवान को चेहरे को अपने करीब आता देख उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। मिष्टी का ऐसा रिएक्शन देखकर विवान के फेस और एक दिलकश स्माइल आ गई। उसने मिष्टी के सिर पर पोक करते हुए, मैं यहाँ तुमसे पूछने आया था कि अभी अभी तुम पर अटैक हुआ था, फिर भी आज तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? विवान का दिल तो एक पल के लिए किया था कि वो उसे किस कर ले, लेकिन अभी वो अपने रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। क्या? मिष्टी, जो आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी, वो विवान के पोक करने के बाद होश में आई और उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके उसे गुस्से से घूरने लगी। आप बस यही कहने के लिए आए थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा? विवान ने उसे टीच करते हुए कहा। मेरी मर्जी, मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगी, अब पूछ लिया तो जाइए यहां से। मिष्टी ने गुस्से में विवान की बाहों से निकल गई और बेड पर जाकर बैठ गई। विवान, जो अभी टीजिंग मोड पर था, वो मिष्टी के ऐसे खुद से दूर जाने से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने एक नज़र अपने हाथों को देखा और फिर मिष्टी की तरफ देखा, जो बेड पर सो गई थी। फिर वो भी बेड की तरफ चला गया और दूसरी साइड वाली खाली जगह पर जाकर लेट गया। मिष्टी, जो आंख बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, विवान के ऐसे अचानक उसके पास सोने से चौंक गई। आप बाहर जाने की जगह मेरे बेड पर क्यों सो रहे हैं? मैं यही सोने वाला हूँ। विवान ने मिष्टी को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सही से एडजस्ट कर लिया। नहीं, आप जाओ यहां से, मुझे किसी के साथ बेड शेयर करने से नींद नहीं आती है। मिष्टी ने विवान की बाहों से निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगी। ठीक है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही और तुम इसी तरह हिलती रही तो हम सोने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। विवान ने करीब जाकर मिष्टी के कान में एकदम धीरे से कहा। विवान की बात का मतलब समझते ही मिष्टी ने हिलना बंद कर दिया और अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवान जैसा सीरियस और कोल्ड टाइप का इंसान ऐसी बातें कर सकता है। गुड गर्ल, विवान ने जब देखा कि मिष्टी ने हिलना बंद कर दिया है, तो वापस अपनी बाहों में सही से एडजस्ट करते हुए, वैसे आज तुम लोगों का पीछा जो लोग आकर रहे थे, वो तिश्वा के आदमी थे। तिश्वा अंडरवर्ल्ड के किलर गैंग का लीडर है। तिश्वा, मिष्टी ने कंफ्यूज होते हुए विवान की तरफ देखा, क्योंकि नोवेल में इस नाम के इंसान का कोई जिक्र नहीं था और नहीं कभी किसी ने मिष्टी का पीछा किया था। मिष्टी की मेमोरी में इस इंसान की इतनी ही डिटेल थी कि ये कोई अंडरवर्ल्ड गैंग है, जिसके बारे में सीबीआई चीफ ने उन्हें बताया था, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना है। तिश्वा गैंग अंडरवर्ल्ड में सबसे खूंखार किलर के लिए मशहूर है। वो लोग अपनी टारगेट को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग अपनी पसंद का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जिसमें खतरा भी ज्यादा हो और फायदा भी ज्यादा हो। विवान मिष्टी को तिश्वा गैंग के बारे में आगाह कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मिष्टी को लेकर जो प्रोजेक्ट लिया था, वो आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। इसलिए अगर मिष्टी को पहले से पता हो तो वो खुद को हमेशा सचेत रखेगी। बाकी उसमें लड़ने की काबिलियत तो थी ही। मिष्टी जो विवान की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, इससे पहले का अटैक भी इन्हीं लोगों ने किया था? नहीं, वो विनायक गैंग का काम था। उन लोगों को तुम्हारी सुपारी मिली थी। सुपारी? मिष्टी चौंक गई। कोई उसकी सुपारी क्यों देगा? किसी को उसकी भारद्वाज परिवार की बेटी होने की बात नहीं पता और तो और उसके एजेंट होने वाली बात भी सीक्रेट है। फिर कोई उसकी सुपारी क्यों देगा? किसने दी थी? उसकी आवाज अब सख्त हो गई थी। उसे अभी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो अभी कुछ देर पहले ब्लश कर रही थी और एक प्रिंसेस की तरह लगती थी। अभी वो किस क्वीन की तरह दिख रही थी, जिसका ऑरा डोमिनेटिंग था। विवान को भी मिष्टी का ऑरा महसूस हो रहा था। उसने उसे शांत करने के लिए उसे वापस अपनी बाहों में लेकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। देवनागरी से किसी ने दी थी और वो इंसान सुमेर का कोई करीबी है। क्या उन्हें मेरे एजेंट होने के बारे में पता हो सकता है? मिष्टी सच में विवान के ऐसे करने से थोड़ी शांत हो गई थी। अब उसके दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही थी। नहीं, उन्होंने भारद्वाज परिवार की प्रिंसेस पर अटैक करवाया था। विवान का चेहरा अभी ये बोलते हुए काला पड़ गया था। उसका बस चलता तो वो अभी देवनगरी पर अटैक कर दे, लेकिन देवनगरी से उसका कुछ रिश्ता था और उसे अभी बहुत राज के बारे में जानना था, जो कि उसकी मॉम से जुड़े हुए थे। इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। मिष्टी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मिष्टी को अब उन लोगों के बारे में इतना सोचते देख, विवान ने जल्दी से मिष्टी को सीधा करते हैं उसके ऊपर आ गया। मिष्टी को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो रहा हुआ। उससे पहले वो विवान के नीचे दबी हुई थी। उसने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो इसका क्या मतलब है। अभी जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती हो? विवान ने उस आंखें छोटी करके घूरते हुए पूछा। पर मैं तो आपकी बताई बात के बारे में ही सोच रही थी। मिष्टी की आंखें और बड़ी हो गई थी उसका रीजन सुनकर। हम तो मैं जो भी कहूंगा उसके बारे में सोचोगी? विवान ने अपनी नजर उसकी आंखों से नीचे लेकर होठों की तरफ देखा, फिर उसकी नजर वहां से होते हुए उसके गले से होकर उसके कॉलर बोन पर गई। मिष्टी अभी विवान को देख हड़बड़ी में बेड पर आ गई थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो अभी भी बाथरोब पहने हुए थी। ऊपर से विवान की नजर ने उसे एक भी बार अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया था और फिर उसकी बात सुनकर वो अलग ही सोच में थे। अभी जब पहली बार विवान की नजरें उसके चेहरे से हटकर कहीं और गई, तब जाकर उसे अपने कब्जों का एहसास हुआ। विवान की नजरों को अपने कॉलर बोन पर फिल करके मिष्टी के दिल में गुदगुदी हो रही थी और मन में नए एहसास उमड़ रहे थे। एक तरफ दिल कर रहा था वो उसकी आंखों में देखकर इस पल को एंजॉय करे, वहीं दूसरी तरफ ये सब अजीब लग रहा था। प्लीज आप हटिए, मिष्टी ने फाइनली विवान को दूर करते हुए कहा। विवान भी उसके बोलते ही होश में आ गया। उसका कंट्रोल एक पल के लिए मिष्टी के कॉलर बोन को देखकर डगमगा गया था, लेकिन उसके एक बार हटने का कहते ही वो उससे दूर हो गया और साइड में बैठकर दीवार की तरफ देखने लगा, ताकि अपने आप पर वापस कंट्रोल कर सके। मिष्टी को विवान से ऐसे दूर जाने से अच्छा नहीं लगा। उसे लगा विवान उसे थोड़ा टीच करेगा, इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया और वो गुस्से में कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। आपको नहीं लगता आपको किसी लड़की के कमरे में ऐसे आधी रात को नहीं रहना चाहिए? कोई गलत मतलब निकाल सकता है, कोई भी मेरे कैरेक्टर पर बात कर सकता है। मिष्टी गुस्से में इतना बोलकर वार्डरोब में चली गई, लेकिन अंदर पैर रखते ही उसे एहसास हो गया कि वो गुस्से में ज्यादा बोल गई। उसने जल्दी से गेट खोला और वापस बाहर आई, लेकिन रूम में कोई नहीं था। मिस्टर कपूर,
मिष्टी आवाज लगाते पूरे रूम में देखा। आखिर बालकनी के आते हुए उसकी आवाज एकदम नम हो गई थी, विवान। जब मिष्टी को यकीन हो गया कि विवान जा चुका है, तो उसका दिल टूट गया। आज उसे अपने गुस्से में कुछ भी बोलने की आदत पर और उससे भी ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसी बात विवान से कही कैसे। दूसरी तरफ विवान गुस्से में हैरिस विला पहुंच गया था। उसने अपना गुस्सा वहां रहे तिश्वा के लोगों निकालना शुरू कर दिया। उसने अपने लिए ऐसे सोचा ही कैसे? क्या मुझे उसके कैरेक्टर की फिक्र नहीं थी? तारांकन। वो जितना ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उतनी बेरहमी से उन लोगों को पीट रहा था। उसको इस रूप में घर के लोग या मिष्टी देख ले तो वो भी एक पल के लिए कांप जाए। कीटन, इस बार तुम्हें मैं आसानी से माफ नहीं करने वाला। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा कैरेक्टर कम होने दे सकता हूँ? विवान ने आखिर में अपना गुस्सा शांत करके वहां रहे अपने कमरे में आ गया। विवान ने फ्रेश होकर बेड पर लेट गया और आंख बंद करते ही उसके सामने मिष्टी का मुस्कुराता चेहरा आ गया, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। लेकिन कुछ ही पल में वो स्माइल डेविल स्माइल में बदल गई। कीटन, इस बार तुम पुराने विवान कपूर से मिलोगी। देखते हैं तुम पर कितना असर होता है मेरी नाराजगी का। क्या विवान की नाराजगी मिष्टी मिटा पाएगी? क्या होगा मिष्टी का रिएक्शन पुराने विवान को देखकर?